Hello everyone. बच्चों तो very warm good morning to all of you. Now I hope you all would be studying and you would be getting benefited from my video. If you are eager then children, so I expect from you all that पढ़ रहे होगे ठीक से, और इसीलिए तो मैं एक्स्ट्रा वो अपना टाइम अपने घर में इस चीज़ में मैं लगा रही हूँ सो दैट few children can get motivated from this one, और जो क्लास में नहीं सुनते हो वो सुन सके, पढ़ सके। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्यूरियस हो चीज़ों को जानने के लिए। तो बच्चों मैं फिर से ग्रेविटेशन चैप्टर पर थर्ड वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। अब देखिए, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और हम लोगों ने अर्थ के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी निकाला था। बच्चों तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू में किस तरह चेंजिंग होता है। ओके, तो वो हम लोग पहले वो सारा टॉपिक लिख लेते हैं। चलें, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, ये हमारा टॉपिक है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, विथ ऑल्टीट्यूड नेक्स्ट वन with depth inside the earth, और third one due to shape of the earth, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और आप भी इसे पढ़ेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते क्या है कि वैल्यू ऑफ जी अल्टीट्यूड के साथ कैसे बदलता है। अल्टीट्यूड मीन्स अर्थ के सरफेस से हाइट के साथ वैल्यू ऑफ जी कैसे बदलता है। तो लेट्स सी, हम लोगों के पास फॉर्मूला है बच्चों, जी इज इक्वल टू GM/r²। चिल्ड्रन, सो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ओके, तो कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कहीं नहीं चेंज होगा, ये तो पता है आपको। m अर्थ का मास है और r अर्थ का रेडियस है। तो ऑब्वियसली ये अर्थ का रेडियस यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ अर्थ के सरफेस पर अर्थ का रेडियस। ओके, तो अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर जाते हैं, कुछ ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें समझना तो पड़ेगा कि ये इस आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली जी का वैल्यू कम हो जाएगा। बच्चों ये डिनोमिनेटर है, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू कम होगा। मीन्स कर सकते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब हम लोग इसके साथ निकालते हैं, तो अगर ये आर का वैल्यू बढ़ता है तो जी का वैल्यू कम होगा। तो बच्चों क्या आप कहेंगे कि ऑल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ वैल्यू ऑफ जी कम होगा, यानी कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू कम होता जाएगा। और अगर आप इसे फॉर्मूला से पढ़ना चाहते हो थोड़ा सा, तो आप लगा सकते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना कॉन्सेप्ट। तो अर्थ के सरफेस पर मान लीजिए जी का वैल्यू है GM/r², ये तो हमारा फॉर्मूला ही है। ठीक, अब मान लेते हैं ये h हाइट पर, h क्या है, सफिक्स है ऑल्टीट्यूड के लिए,
एच हाइट पर जी का वैल्यू निकालना है। तो जी तो सेम है, अर्थ का मास तो नहीं चेंज होगा, हमारा क्या चेंज होगा, आर प्लस आर के वैल्यू में चेंजिंग होगा। ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि अर्थ के सरफेस से ये आप हाइट ले रहे हैं एच। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एच हाइट पर जी का वैल्यू निकालने के लिए एनसीईआरटी में क्लास 9 में ये कैलकुलेशन नहीं है, बट दोज हु आर ईगर टू नो दिस थिंग दे कैन स्टडी दिस वन नाइसली, अदरवाइज रेस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, कैन नो दैट अल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ जी का वैल्यू कम होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो चलिए करते हैं, जी एच बाय जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके, चलेंगे जी एच क्या हुआ, एच हाइट पर जी का वैल्यू, स्मॉल जी अर्थ के सरफेस पर जी का वैल्यू, ये इस दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, देन वी विल गेट व्हाट, जी एच बाय जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय जी एम। तो आपका ये जी एम कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपको, जी एच इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। बच्चों अगर इस पर आप क्यूरियस हो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, तो देन यू कैन डू, ये हमारा हो गया, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, अब वो वैल्यू बढ़ गया नीचे वाला डिनोमिनेटर का, देन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच विल डिक्रीज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया, वो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट की स्टार्ट, इसमें डेरिवेशन हम लोग सेकेंड वाले में नहीं पढ़ेंगे, बट हम लोग वो देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तो जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है। और जो चिल्ड्रन, तो अगर आप ये सेकेंड वाला लेते हैं, अर्थ के अंदर डेप्थ के साथ जी के वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन होता है, तो मान लेते हैं ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर हो गया, अब अर्थ के नीचे आप डी डेप्थ तक नीचे जाते हैं, ये डी डेप्थ हुआ यहाँ, तो अर्थ का इतना ही मास ना वैल्यू ऑफ जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है चिल्ड्रन, आप इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, 11th में आप लोग पढ़ोगे, तो 9th में इतना ही जानिए कि डेप्थ के साथ अर्थ के अंदर जब हम जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करेगा, और अर्थ के सेंटर पर वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाएगा। अर्थ के ऊपर जाते हैं फिर भी डिक्रीज करेगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे फिर भी ये डिक्रीज करेगा, और अर्थ के सेंटर पर ये 0 हो जाएगा। चलिए, सो तो बाय दिस वे वी नीड टू रिमेम्बर दीज थिंग्स कि ऑल्टीट्यूड के साथ जी का वैल्यू कैसे बढ़ता है, फिर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है या घटता है या बढ़ता है, वट एवर इट हैपन व्हेन यू। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा इसमें। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं कि अर्थ के अंदर जाते हैं हम, अर्थ के शेप के कारण जी के वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन होता है। देन बच्चों अब ये थर्ड वाला है, अर्थ के शेप के कारण जी का वैल्यू कैसे वैरी करता है। बच्चों तो हम लोग अर्थ के शेप के बारे में तो जानते ही हैं, पता है ना, अर्थ बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, ये थोड़ी सी चपटी है, मीन्स ये इक्वेटर की तरफ इसका रेडियस ज़्यादा है, ये आपका पोल है, इधर इक्वेटर है,
ठीक है। तो ये पोल की तरफ का रेडियस इक्वेटर की तरफ के रेडियस से कम है। तो पोलर रेडियस को अगर हम आर पी लिखते हैं एंड इक्वेटर की ओर के रेडियस को हम लोग आर ई लिखते हैं, ठीक है। पोल के तरफ के रेडियस, अर्थ के रेडियस को आर पी लिखते हैं और इक्वेटर के तरफ के रेडियस को आर ई लिखते हैं। चलें, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जी का वैल्यू वेरी करता है। तो ये वैल्यू ऑफ जी ऑन द पोल और वैल्यू ऑफ जी ऑन द इक्वेटर हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द पोल on the pole Gp is equal to Gm by Rp square. P is just a suffix symbol for pole. तो Rp is the pole radius towards the pole of the earth. ये हमारा हो गया। अब देखिए Ge इक्वेटर की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा हो गया Gm by Re स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है बच्चों, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो क्या किस चीज में डिफरेंस है? रेडियस में डिफरेंस है। इक्वेटर की तरफ और पोल की तरफ के रेडियस में डिफरेंस है। तो अब देखिए इसमें क्या है, आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। इक्वेटर की तरफ रेडियस दैट इज ग्रेटर देन पोल की तरफ रेडियस है। देन अब क्या होगा, किसका वैल्यू ज्यादा होगा? यू कैन से ऑफ योर ओन, जीपी का वैल्यू ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ये कम है, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है, ये कम होगा। सो क्या लिखिएगा, जीपी इज ग्रेटर देन जीई। इस तरह से पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इक्वेटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है और पोल और इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल पर जी का वैल्यू ज़्यादा, इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने जी के वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन होता है ये हम लोगों ने पढ़ा। और ये हम लोगों के 9th क्लास के सिलेबस में एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि जी के वैल्यू में के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा है तो इतना तो हमें अवश्य जानना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, सो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग इससे अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, देन फॉर्मूला उसके लिए, डेरिवेशन फार्मूला, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, इतनी सारी बातों को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ कैलकुलेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। थ्योरी को रट लेना, याद करना बहुत आसान है, बट उसका एप्लीकेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यू कैन डू दिस वन नाइसली। So let's start doing some numericals based on this one. So बच्चों ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। Gravitational force between two objects is F. How this force change when the distance between them reduced to half? Mass remains same, only the distance between them becomes half. तो ये फर्स्ट वाला में देखिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पहले क्या था, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जब दोनों का मास, द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ, मीन्स आर का वैल्यू अभी वाले आर के वैल्यू से, अभी वाले वैल्यू से आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये हमारा हो गया Gm1 m2 बाय आर बाय 2 का स्क्वायर। चलिए सो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर हो गया, यानी कि पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा ये। यानी कि जो हमारा नया फोर्स है, इसको ऐसे मत लिखिए, एफ डैश लिखते हैं हम लोग, न्यू फोर्स, द फोर्स बिटवीन देम। तो एफ डैश इज इक्वल टू 4f। 4f कहने का मतलब पहले वाले फोर्स का
4 टाइम्स हो गया नया फोर्स। कब? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि डिस्टेंस जब कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज inversely proportional to the square of the distance between them. Due to that, the new force becomes 4 times that of the previous one. अब देखिए क्वेश्चन ये हमारा बी का सॉल्यूशन मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों। तो the mass of each object is doubled. Now the distance is said, only the mass becomes 2 times. तो इनिशियल फोर्स F हो गया Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एफ डैश कितना हो गया, इस दोनों का मास ट्वाइस होगा, जी इंटू 2m1 इंटू 2m2 बाय आर स्क्वायर। तो न्यू फोर्स जो ये एफ डैश हमने लिखा है, तो ये हमारा कितना हो गया 4 Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये जो नया फोर्स हमारा एफ डैश है पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स हो गया। सो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट हमने सॉल्व किया। तो जब मास दोनों का डबल हो जाए फिर भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स। अब देखिए सी में क्या है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, सिर्फ मास एक ऑब्जेक्ट का मास डबल होगा, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम 2 टाइम्स, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट का मास डबल हो रहा है। तो इसमें सी वाले में हमारा हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू 2m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा होगा कितना 2 इंटू एफ के बराबर। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स ट्वाइस, दुगुना हो जाए, मास सेम है बट द डिस्टेंस बिकम्स 2 टाइम्स। देन तो अब हमारा डी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हमारा इनिशियल फोर्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब डिस्टेंस ट्वाइस हो गया तो न्यू फोर्स हो गया कितना Gm1 m2 बाय 2 आर स्क्वायर, मीन्स क्या 1/4 टाइम्स हो गया इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज किया कि इफ the gravitational force between two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So the basic thing related to Newton's law of gravitation we understood, और मुझे उम्मीद है, मैं भरोसा करती हूँ आप लोग पर कि ज़रूर आप लोग भी समझ चुके होंगे इसको। चलिए, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन। चलिए, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन। F1 बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन। ठीक है, how should the distance between these objects be changed so that the force between them becomes 50 Newton? Now the new force becomes 50 Newton. ठीक है, कब the mass of the two object मान लेते हैं m1 और m2 है mass of the two object। अब हमको निकालना है कि उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना चेंज किया जाए। ऑब्वियसली जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल डिक्रीज। यहाँ देखते हैं ना, शुरू में 100 न्यूटन है, बाद में 50 न्यूटन हो गया। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का डिस्टेंस जब हम इंक्रीज करेंगे तभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो F1 का वैल्यू 100 है, तो आप करते हैं क्या, 100 इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। और ये तो हमारा हो गया फिर F2 का वैल्यू हो गया 50 इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर।
तो हम क्या करते हैं, वो न्यू डिस्टेंस निकालना है, r1 स्क्वायर इसको कर दीजिए, क्योंकि यहाँ न्यू डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जब कम करेंगे तभी ये 50 न्यूटन फोर्स, सॉरी डिस्टेंस जब ज़्यादा करेंगे तभी ये 50 न्यूटन फोर्स डिक्रीज होके होगा। चलिए, डू यू अंडरस्टैंड? पहला, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच कुछ भी डिस्टेंस है तब दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन है ना। अब कहता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ाया जाए या कितना चेंज किया जाए ताकि नया फोर्स उस दोनों के बीच 50 न्यूटन हो जाए, कम हो जाए। चलिए, सो अब क्या करते हैं, तो नया पहला फोर्स ये F1 इतना हुआ, F2 इतना हुआ, ठीक। अब क्या करते हैं आप, F1 और F2 का रेशियो निकाल लीजिए। 50 इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Gm1 m2 बाय r1 स्क्वायर। r1 इज द न्यू डिस्टेंस। फिर अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया 2 इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r1 स्क्वायर बाय Gm1 m2। तो ये Gm1 m2 को कैंसिल कर दीजिए, बच गया आपका r1 स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बचा था आपको 2/1 ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो r1 इज इक्वल टू हो गया √2 इंटू r, r1 इज इक्वल टू √2 इंटू r। नया डिस्टेंस पहले वाले के डिस्टेंस का √2 हो गया, मतलब इतना टाइम्स r, जितना भी डिस्टेंस था उसमें हम लोग 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन नया डिस्टेंस निकल गया, जो कि इंक्रीज होने पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कम हो गया। चलिए ना, आई बात समझ में? आई थिंक सो। नाइसली, अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा। क्या आपको हमने बताया कि पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस था, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यहाँ है m1 और m2, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 100 न्यूटन। अब कहता है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ा दिया जाए कि ये फोर्स 50 न्यूटन हो जाए, और उसके लिए हम लोगों ने ये किया है, दोनों फोर्स को अलग अलग लिख के लिए फॉर्मूला लिख के रेशियो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें r1 इज इक्वल टू √2r आया। बच्चों, इस तरह के का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, application based numericals are there. If you are eager, you will find out, you will solve them, you will have very good grip in physics in this chapter, although due to the calculation children think this chapter बहुत difficult है, बहुत difficult है नहीं बच्चों। अगर आपका multiplication division अच्छा है then the chapter is easy. So let's do 2 more questions. Now children, we have the third question. The mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kg. तो mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kg. Mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. The distance between them are is 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। तो इसको हम लोग वो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा। 8 किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, 30 बढ़ेगा तो देन 10 टू द पावर 11 मीटर। तो हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। F इज इक्वल टू Gm1 m2 होता है तो 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर। ठीक है, सो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो फिर आपका कितना हो जाएगा,
ये 6.67 इंटू 2 इंटू 6 कर देते हैं इंटू 10⁻24 और 30 54 और उसमें से 11 चला गया तो 43 10⁻43 बच गया हमारा बाय 1.5 इंटू 1.5 और 10⁻, जो 22 है उसको ऊपर हम लोग कर लेते हैं 10⁻−22। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दो डेसिमल इससे हट गया। देन फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो देन यू विल गेट द फोर्स बिटवीन देम 3.56 इंटू 3.56 into 10⁻22 Newton will be the force between them. So children, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है. If you have grip in that means you can do it nicely, then the thing is easy to you. Now next one more question हम लोग देखते हैं. That is little bit थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर है, उसका हम लोग देखते हैं. Children, see again the next question. Two bodies having mass 2 kg and 4 kg. Two bodies are here. 2 kg and its mass is 4 kg. इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर. तो कहता है कि वेयर शुड अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बी प्लेस. एक 1 kg मास वाला ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा जाए कि इस दोनों के कारण उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लगे. यानी कि ये भी उस पर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है जितना ये 4 kg वाला लगाता है. तो अब हमको निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है इस दोनों के बीच. लाइक टग ऑफ वार मैच, बोथ द टीम अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन द रोप. तो दोनों में से कोई भी टीम उसको अपनी ओर खींच नहीं पाएगा. तो ओवर देयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप from both sides will be 0 children. So अब हम लोग निकालते हैं ये F1 means क्या, फोर्स exerted by the object of 2 के अच्छा सॉरी, इसके पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से एक पहले 2 kg वाले ऑब्जेक्ट से ये x डिस्टेंस पर रखा गया. तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 2 - x. ठीक है. तो अब हम लोग निकालते हैं F1 G और 2 into 1 2 kg वाले इसका मास इंटू ये बीच वाले ऑब्जेक्ट का मास बाय x². ये हो गया 1. और दूसरा निकालिएगा F2 मीन्स 4 kg वाले ऑब्जेक्ट के कारण इस पर एक्सर्टेड फोर्स निकालते हैं. तो हो गया हमारा G इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना 2 - x का होल स्क्वायर. अब ये दोनों फोर्स जब इक्वल होगा तभी इस वाले पर नेट फोर्स 0 होगा. चलिए, सो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं. 2 इंटू जी बाय x² इज इक्वल टू 4 इंटू जी बाय 2 - x का होल स्क्वायर. जी को कैंसिल कर दीजिए. 2 2 जा 4. तो बच गया हमारा 1 बाय x² इज इक्वल टू 2 बाय 2 - x का होल स्क्वायर. अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके फिर से सॉल्व कर लेते हैं. देन हो जाएगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x². तो 2 - x इज इक्वल टू √2x. अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग. देन हमारा बचा है 2 - x इज इक्वल टू √2x. ओके. तो 2 इज इक्वल टू √2x प्लस x. x का x कॉमन ले लेते हैं. बच गया आपका √2 + 1
सो x इज इक्वल टू हमारा बच गया 2/√2 + 1, यानी कि x का ये डिस्टेंस 2 kg वाले ऑब्जेक्ट से वो कहाँ रखा जाए 2/√2 + 1, इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे हम लोग आंसर। उतना डिस्टेंस पर रखेंगे तो नेट फोर्स उस पर 0 हो जाएगा। चिल्ड्रन सो ये अगर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, ये न्यूमेरिकल तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट बच्चों यू नीड टू नो कि इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। सो स्टडी नाइसली, पे अटेंशन ऑन दिस, प्रैक्टिस more and more so that you can have better grip on the topic you have studied. Okay, thank you so much for watching and wait for next video so that we can complete this chapter nicely. Okay, thank you so much children.